अवनीश अवस्थी जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। हमारे साथ लोकेश जिंदल, नेता कांग्रेस हैं। कपिल श्रीवास्तव हैं, समाजवादी पार्टी का पक्ष यहाँ पर वो रखेंगे। और राजनीतिक विश्लेषक प्रेम कुमार में से लोकपाल के लिए 2019 में से उसके लिए इन्हें उचित नहीं ठहराया जाता। इसकी पहले तो जवाब दे भाजपा। दूसरी बात यह है, अगर मैं बात करता हूं हमारे संविधान की, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में केटी शाह और बी आर आंबेडकर ने क्लियरली कहा था कि अगर हम संविधान की बात करते हैं, उसमें आर्टिकल 124 क्लॉज 7 के तहत एक कारण था कि एक सुप्रीम कोर्ट जज और एक हाई कोर्ट जज को प्रेसिडेंट और गवर्नर इंक्लूड नहीं किया जाता था कि वो रिटायरमेंट के बाद उसमें जाए, क्योंकि एक्सीजेंसी प्रोविजन के मुताबिक अगर बाय चांस प्रेसिडेंट का देहांत हो जाता है तो ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस के तहत एक हाईएस्ट सुप्रीम कोर्ट जज को वो वैकेंसी फिल करने का मौका देते हैं। सिमिलर ये प्रोविजन जाता था राज्यपाल के लिए भी। इससे आर्टिकल 124 क्लॉज 7 के अंदर ऑल्दो एक जज को ये मनाही है कि वे लॉयर की तरह कहीं पर प्लीड नहीं कर सकते, तो संवैधानिक तौर पर इसको गलत करार दे रहे हैं लोकेश जी। नहीं, संविधान का अगर आप एसेंस देखोगे, हमारा संविधान आर्टिकल 12 को पढ़िए, आर्टिकल 32 को पढ़िए, आर्टिकल 50 को पढ़िए और आर्टिकल 124 क्लॉज 7 को एक साथ पढ़िए, तब आपको समझ में आएगा। आर्टिकल 12 जिसमें स्टेट का मतलब समझाया गया है, उसमें सेपरेशन ऑफ पावर, थ्योरी ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस, ये क्लियरली स्पेसिफाई किया गया है। अच्छा। तो अगर ये सरकार किसी भी तरह का हस्तक्षेप करती है जुडिशरी के अंदर, भले ही वो अपॉइंटमेंट के तहत हो, भले ही वो किसी प्रकार की जुडिशरी के अंदर किसी प्रकार का कैसे हुआ है लोकेश? रिटायर्ड जज रहे हैं और आपको वाकई में लगता है इससे पहले कभी इस तरह की नियुक्तियां नहीं की गई हैं? आप इस पर जवाब दीजिएगा। अवनीश जी, आपने यहाँ पर सुन लिया लोकेश जी को, जिस तरह की बातें वो कर रहे हैं, संविधान का भी हवाला यहाँ पर देते हुए नजर आ रहे हैं। इस पूरे मुद्दे पर आप क्या कहेंगे? आपकी क्या प्रतिक्रिया है? पहली बात तो यह है, बड़ी साफ सी बात है बरखा जी, कि कांग्रेस राम मंदिर के निर्माण के होने से, राम मंदिर के पक्ष में फैसला आने से बहुत दुखी है और उसका ये दुख लगातार अभिव्यक्त होता रहा है। उसने पूरी कोशिश कर ली कि किसी भी हालत में राम मंदिर न बन पाए अयोध्या में, इसकी कोशिश की। पहली बात। दूसरी, लोकेश जी आपको मैं ये बता दूं, ये कितने लोग, कितने जजेस राज्यपाल या अन्य लाभ के पद पर आए हैं वो तो मैं बाद में बताऊंगा। आपकी एक कांग्रेस के समय के तो बहरुल इस्लाम के बारे में आपने नाम सुना ही होगा। बेहतर होता आप वो कहानी सुनाते अपने मुंह से तो ज्यादा बेहतर होता कि देखो कांग्रेस ने ये करके गलत किया था, इसलिए हम विरोध कर रहे हैं। मैं आज माफी मांगता हूं देश से कि कांग्रेस ने एक राज्यसभा मेंबर को जज बनाया, एक फैसला दिलवाया, उससे फिर फैसला देने के बाद फिर जज से उसने इस्तीफा दिया, फिर उसको राज्यसभा मेंबर बना दिया। ठीक है ना लोकेश जी? ये गलत किया कुछ कांग्रेस ने बहुत अच्छा किया था ना वो, और मैं सुन नहीं पाया ढंग से क्योंकि ऑडियो की थोड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पर जहां पर मैं हूँ। लेकिन अगर आपने कहा कि राजनीतिक दलों के नेताओं के, राजनीतिक नेताओं की क्या कमी हो गई, तो आप तो वैसे ही कहते हो कि राजभवन जो है राजनीतिक दल का अड्डा बन गया, ये बन गया, बन गया। एक न्यायमूर्ति जो कानून के हिसाब से काम कर सकता है और करेगा, अगर आपको न्यायमूर्तियों पर भरोसा नहीं है तो आप कृपा करके, जैसे आपने चौकीदार चोर पे माफी मांगी, जस्टिस लोया पे आपको मुंह की खानी पड़ी, डीमोनेटाइजेशन पे खानी पड़ी, तो अभी आप एक बार फिर चले जाइए कि जी इनका अपॉइंटमेंट गलत है, और या फिर कहिए कि अब हम कभी नहीं जाएंगे क्योंकि हमारा भरोसा ही नहीं है इन पर कभी। अच्छा लोकेश जी, आप जवाब दे दीजिए, फिर मैं कपिल जी के पास जाऊंगी। बोलिए। देखिए, पहली बात तो अग्निवेश अवस्थी जी समझ लें कि अगर वे कांग्रेस का हवाला देते कि कांग्रेस कार्यकाल में ऐसा हुआ था इसलिए हमने ऐसा किया, तो ये सही नहीं है। अच्छा। क्योंकि उस समय स्थितियां कुछ और थी, मुद्दा कुछ और था, और अब मुद्दा कुछ और है। अगर हम इस सुप्रीम कोर्ट जज की बात करते हैं, इन्होंने दो अहम फैसले सुनाए हैं, न केवल राम मंदिर पर डीमोनेटाइजेशन के ऊपर भी इनकी बैठक रही है। ये बहुत बड़े जज रहे हैं। तो बात यह है कि अगर हम एक आम नागरिक का जस्टिस के ऊपर से भरोसा हटा देंगे तो जुडिशरी का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। अब रिजिजू साहब कहते हैं कि अपॉइंटमेंट भी हम करेंगे और अपॉइंटमेंट के बाद में जज ने कैसे जजमेंट दिए इसका फैसला भी हम करेंगे, कि अगर तो जजमेंट हमारे हक में गया तब तो राज्यपाल की पोस्ट, और अगर तो जजमेंट हमारे हक में नहीं गया तो फिर भैया वो जो जज हैं उनको बाद में देख लिया जाएगा। अच्छा। क्या इस तरह की न्याय व्यवस्था, क्या इस तरह का संविधान पालन ये सरकार करेगी? इसका जवाब दें आप। चलिए ठीक है, हमारे साथ कपिल श्रीवास्तव जी भी जुड़े हुए हैं। कपिल जी, आप तो पहले ही कांग्रेस का समर्थन कर चुके हैं। इससे पहले भी देखे तो राम मंदिर को लेकर जब फैसला आया था उस पर सवाल उठा दिए गए थे। जब सरकार की ओर से राम मंदिर को लेकर कुछ कहा जाता है कि बहुत अच्छी बात है, करोड़ों लोगों की आस्था का प्रतीक है मंदिर, उसका निर्माण किया जा रहा है, तब आप लोग ये कहते हैं कि तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, सरकार को इसका श्रेय यहाँ पर नहीं लेना चाहिए।
और उन्हीं के रिटायर्ड जज जो इस फैसले में शामिल थे, शिरकत वो कर रहे थे, उनको अगर कोई जिम्मेदारी यहाँ पर दी जाती है तो फिर इतनी ज्यादा परेशानी आखिर क्यों होती है? सारी चीजों को सीधे सीधे राजनीति से क्यों जोड़ दिया जाता है कपीश जी? सबसे पहली चीज तो ये बता दें कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो आया उसको अपना कौन बताता है? तो भारतीय जनता पार्टी बताती है ना। तो प्रश्न आपको उन पर खड़ा करना चाहिए। वो कहते हैं कि हम तारीख नहीं बताएंगे, कब कौन क्या लाएंगे। अब कहते देखिए हमने तारीख भी बता दी और हम मंदिर भी बनवा रहे। अरे ये मंदिर का जो निर्माण है वो किसी प्लेंटिव जो है उसके वजह से है, और ये चक्रपाणी महाराज, धर्मदास जी महाराज के उस पर है, शंकराचार्य जी के महाराज के ऊपर है। 3 पार्टीज ये है। हम ये कह रहे हैं इन पार्टियों पे तो आप कुछ कहते नहीं, और ना इनको राम मंदिर ट्रस्ट का आपने कोई सदस्य तक बनाया। सारे अपने लोगों को आपने उसमें रबड़ी मलाई खिला रहे हैं। 20 लाख की जमीन 2 करोड़ में करा रहे हैं। खैर वो अलग मसला है। अग्निवेश जी उंगली खड़ा मत कीजिए, कृपया आप डाउन कर लीजिए। आपके समय में भी ऐसे खड़ा कर कम से कम आप ये तो माने। आलोक अवस्थी जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। कहते हैं ऐसा कपीश जी, ऐसा करना विवेक पर निर्भर करता है, आपने कह दिया ना, लेकिन आप लोग ना दूसरी चीजों से जोड़ देते हैं। सवाल इसी वजह से ज्यादा उठते हैं यहाँ पर। आलोक अवस्थी जी आप क्या कहेंगे? क्योंकि सीधे सीधे राम मंदिर पर लेकर जो यहाँ पर फैसला रहा, उसके बाद नोटबंदी का उन्होंने समर्थन कर दिया था, क्या ये वजह आपको लग रही है या वाकई में सरकार को अभी चुनाव आ रहे हैं इसी वजह से ज्यादा घेरने के प्रयास यहाँ पर किए जा रहे हैं? आलोक अवस्थी जी, मैं वापस लौटूंगी। कपीश जी 1 सेकंड रुकिए। आलोक जी देखिए, कांग्रेस का देश की किसी भी संवैधानिक व्यवस्था पर भरोसा नहीं है। वह चाहे जुडिशरी रही हो, चाहे संसद रहा हो, चाहे चुनाव आयोग रहा हो, या जब भी देश में कोई नया कानून बनता है उसके खिलाफ वो खड़े होते हैं। कांग्रेस को मैं पूछना चाहता हूँ, आपने एक सुना होगा, एक सांसद थे आपके वकील बहरुल इस्लाम, 10 साल के बाद उन्होंने जो है कांग्रेस से इस्तीफा दिया और आपने उनको गुवाहाटी हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस बना दिया। और जस्टिस बनाने के बाद जब वो रिटायर हुए तो आपने सुप्रीम कोर्ट का जज बना दिया। और जज से बाद में जब सुप्रीम कोर्ट के जज थे उसमें इस्तीफा दिला के आपने उनको राज्यसभा का सांसद बना दिया। तब उस समय सारे ये नैतिकता कहाँ चली गई थी? और बहरुल इस्लाम पर आपने क्यों मेहरबानी की, उसका भी एक कारण है। असल में बहरुल इस्लाम ने बिहार के मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा को अर्बन कोऑपरेटिव बैंक आप दिया है और कहा है कि कांग्रेस तब भी सवाल उठाती है जब किसी मुस्लिम चेहरे को कैबिनेट या सरकार में जगह नहीं मिलती, तब भी सवाल उठाती है जब जगह मिल जाती है। गिरिराज सिंह ने कहा कि एक योग्य आदमी को राज्यपाल बनाकर आखिर क्या गलत कर दिया गया है। ये निशाना गिरिराज सिंह की ओर से साधा गया है कांग्रेस के इन सवालों पर। कांग्रेस को राम जन्मभूमि से कब से प्यार हो गया? 500 साल से तो, और जब आजाद हुआ उस समय से कांग्रेस लटकाते ही रहा। अभी अभी कपिल सिब्बल थे। अभी अगर मंत्रिपरिषद में कोई मुसलमान नहीं है तो प्रश्न उठाएंगे कि मंत्रिपरिषद में कोई मुसलमान नहीं। अगर कोई पार्लियामेंट का चुनाव कोई मुसलमान नहीं लड़ा तो कांग्रेस और सब लोग प्रश्न खड़ा करेंगे। अगर कोई योग्य व्यक्ति को, कलाम साहब को हमने बना दिया राष्ट्रपति, अगर हमने राज्यपाल बनाया तो हम अच्छे लोगों को चुन करके बनाते हैं जो मुझे अच्छा लगता है। इसमें लोगों को एतराज क्या? हम जब नहीं बनाते हैं तो प्रश्न खड़ा करते, अच्छे लोगों को बनाते हैं तो उसे ये मानने को तैयार नहीं। तमाम खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। प्रेम जी, मैं आपका रुख करना चाहती हूँ। और 1972 के बाद सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी प्रकार का पॉलिटिकल इंटरफेरेंस ना हो उसके इंस्टीट्यूशन पर, इसके लिए बहुत अहम ठोस कदम उठाए थे। अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस से लेके, कूलिंग ऑफ पीरियड से लेके, एक बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन भी 1973 की बात है। तो अगर मैं बात करता हूं जुडिशरी की, वो बहुत नया इंस्टीट्यूशन था, 1950 में ही आया था। और उसके बाद में वो बढ़ते बढ़ते उसने संविधान को बचाने के लिए, अपनी इंडिपेंडेंस को बचाने के लिए ठोस कदम उठाए, जिसके तहत आज हमारा संविधान बचा हुआ है। और ये वर्तमान गवर्नमेंट को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी प्रकार की ऐसी मूव ना हो जिससे सुप्रीम कोर्ट की इंडिपेंडेंस किसी भी तरह से खतरे में। ये कैसे खतरे में आ रही है, आप ये बताइए। ये नियुक्ति कैसे खतरे में डाल दे रही है न्यायपालिका को, न्याय व्यवस्था को? बरखा जी, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा कि क्या सभी जो जजेस रिटायर होंगे ये राज्यपाल बनाएंगे क्या? मेरा एक प्रश्न होगा। अच्छा। क्या सभी जजेस जो रिटायर होंगे उन्हें आप राज्यपाल बनाएंगे क्या? ये नहीं बनाएंगे।
तो केवल एक ही ऐसे जज को राज्यपाल क्यों बनाया गया? ऐसी क्या विशेषता थी कि क्या वे सभी जजेस से बेटर थे या फिर उनके पास कोई एडिशनल क्वालिफिकेशन थी? इस बात का जवाब देइए। मैं जवाब दे देता हूं उनको। एक सेकंड अवनीदेश जी, सवाल अब इसी बात को लेकर हो रहा है ना, जिस तरह से गिरिराज जी कह रहे हैं, उनकी ओर से जब बयान आए कि कोई भी कदम उठाया जाएगा तो उस पर समस्या होगी, सवाल होंगे, अगर जगह दी जाती है तो समस्या, अगर यहां पर नहीं राज्यपाल बनाया जाता तो उसको लेकर भी सवाल खड़े हो जाते, यानी कि जैसा अभी कांग्रेस चाह रही है उसके मन मुताबिक हो जाए तो बहुत बेहतर है। अवनीदेश जी। बरखा जी, आज अच्छी तरह बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। पहले तो लोकेश जी ने जवाब ये दिया कि उस समय परिस्थितियां ऐसी थी। अब उन्होंने कहा कि नई नई संस्था खड़ी हो रही थी, 1950 में शुरू हुई थी। अरे कोर्ट उससे पहले से चल रही थी। अच्छा हुआ आपने आज नेहरू जी का कोई अच्छा उदाहरण नहीं दिया। इन श्रीमती गांधी के समय में हुआ था ये। बहुत जय जय हो आपकी। एक बात, लेकिन दूसरी बात मैं बता दूं, यहाँ तो जजेस जो एक पार्टी के बाकायदा एमएलए थे, मंत्री थे, उनको जज बनाया गया। आप ये कह रहे हैं कि एक जज को बाद में गवर्नर क्यों बना दिया, लेकिन मैं तो ऐसे उदाहरण देता हूं आपको, क्योंकि ये संविधान कि एक पार्टी का एमएलए, एक पार्टी का मिनिस्टर और वो जज बन गया। अगर आपको ये लगता है, एक सेकेंड लोकेश जी, देखिए मैं आपके बीच में नहीं बोला था ना, मैंने सिर्फ हाथ खड़ा किया हुआ था, मैं बोला नहीं था ना आपके बीच में, तो इसलिए सुन लीजिए थोड़ा सा मैं कपीश जी के बारे में भी जवाब दे दूं। कपीश जी ने कहा कि नहीं, संवैधानिक रूप से तो ठीक है, एथिकली ठीक नहीं है। मुझे बड़ा अजीब लगा कि आज समाजवादी पार्टी एथिकल की बात भी कर रही है। एक परिवार के 21 सदस्य, लोकसभा से लेकर के जिला परिषद के अध्यक्ष तक एक ही परिवार के सदस्य रहते हैं। संवैधानिक रूप से ठीक थे, लेकिन नैतिक रूप से कहां से ठीक थे? कपीश जी अगर हो कहीं भी तो जरूर इस बात का जवाब दें, और कम से कम नैतिकता की और एथिक्स की बात ना किया करें आकर के। अवनीदेश जी, माफी के साथ मैं आपसे कह रही हूँ, आपकी आवाज थोड़ी ब्रेक यहाँ पर जरूर है, उसको अगर आप थोड़ा सा दुरुस्त कर पाए। प्रेम कुमार जी भी हमारे साथ जुड़े, मैं आपके पास आऊंगी। लोकेश जी आप जवाब दीजिएगा। प्रेम जी भी जुड़ चुके हैं। प्रेम जी, इस बात को लेकर बार बार सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं? ये भाषा तमाम विपक्षी पार्टियों की आखिर एक क्यों समझ में आती है? क्योंकि राम मंदिर का मुद्दा, लोगों के बीच में संदेश क्यों नहीं जाएगा? कहते हैं ना कि ये नैरेटिव सेट करने की कोशिश, अतीत में ऐसी हुई गलतियों का उदाहरण देख करके अपना बचाव करती है, तो ये सवाल है। दूसरा, राम मंदिर से जुड़ी हुई जो बात है, तो ये सवाल तो उठेंगे ना कि राम मंदिर, ये मसला जो है, जो रंजन गोगोई जी चीफ जस्टिस रहते हैं, बाद में राज्यसभा में चले जाते हैं, वो पद पर रहते हुए उनके खिलाफ यौन उत्पीड़न के मामले होते हैं। पद पर रहते हुए वो अपने आप को क्लीन चिट दिलवाते हैं अपनी समितियों से, और उसके बाद वो राम मंदिर के इसमें फैसले में शामिल होते हैं। उसके बाद ये तीसरे जज हैं जिनको उपकृत किया गया माना जा सकता है। तो जब एक 3 जज अगर उपकृत होंगे, और एक ऐसा सवाल जो अदालत ने आस्था के आधार पर फैसला दिया। आलोक अवस्थी जी आपका जवाब देना चाह रहे हैं। प्रेम जी, आलोक जी बताइए जरा, आप ये सारे सवाल उठा दिए गए हैं यहाँ पर, जो उनको लेकर आप क्या कुछ कहेंगे? क्योंकि अब आप ही की पार्टी के एक पूर्व नेता का, दिवंगत नेता का उदाहरण यहाँ पर बाकायदा दिया जा रहा है कि अब सवाल आखिर क्यों नहीं खड़े होंगे? देखिए, अगर ये अरुण जेटली जी की बात को उठा रहे हैं, 10 साल कांग्रेस की सरकार रही है कि उन्हें नियम बना के चली गई, और जिस कांग्रेस ने जो है सभी मान्यताओं को तोड़ा है, चाहे जब 3 तलाक के ऊपर जब कानून लाया जाता है संसद के द्वारा, वहां पे जजेस के द्वारा दिया जाता है, तो संसद के द्वारा उस कानून को बदल दिया जाता है। यानी कि संवैधानिक परंपराओं को का हनन करने का अधिकार कांग्रेस को मिला है। और जो संविधान पीठ बैठी है, जिसमें 5 जजेस बैठे हैं और सभी एक तरफा निर्णय दे रहे हैं, तो आप एक जज को दोषी कैसे ठहरा सकते हैं? यानी कि जो हमारी संवैधानिक व्यवस्थाएं हैं, अगर कांग्रेस के अनुरूप नहीं चलेगी तो वो जो है उसको इसको ये कंडम कहेंगे। ये घोर अपमान है हमारे कोर्ट का और हमारे जजेस का। और दूसरी बात, जो लोग राम मंदिर के विरोधी रहे हैं, भगवान श्री राम को काल्पनिक कहते हैं, इसी सुप्रीम कोर्ट में इसी कांग्रेस ने हलफनामा देकर कहा था कि राम काल्पनिक है और राम सेतु का अस्तित्व नहीं है। तो इस तरह की बात आज कर रही है। एक तरफ तो कहते हैं राहुल गांधी जो है मंदिर जाएंगे और जो है जनेऊ को जो है कपड़े के ऊपर पहन के घूमेंगे, और आज जो है जो फैसले देने वाले जज को योग्यता के आधार पर कोई पद दिया जा रहा है तो उस पर जो है उंगली उठा रहे हैं। यह दोहरी जो है चरित्र जो है कांग्रेस का शुरू से रहा है। जब ये करेंगे तो ठीक है, और अगर दूसरा कोई कर रहा है और योग्यता के आधार पर दे रहा है तो उस पर तमाम तरह की उंगली उठा देंगे। अच्छा, आपने कह दिया बात लोकेश जी, आप मुस्कुरा रहे हैं, अपनी मुस्कुराहट के साथ में अपना जवाब आप दे दीजिएगा, लेकिन इस तरह की जो बयानबाजी होती है ये स्पष्ट होता है।
नहीं, आप समझे ही नहीं। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि 2019 से 4 में से 2 पद जो है लोकपाल के खाली हैं, जिन्हें केवल एक जज ही, सुप्रीम कोर्ट जज हो या चीफ जस्टिस हाई कोर्ट हो, वे ही भर सकते हैं। अच्छा। तो मुझे इस बात का जवाब दीजिए कि इन पदों को ना भरते हुए ऐसी क्या नेसेसिटी थी, ऐसी क्या जरूरत थी कि आपको उन्हें राज्यपाल बनाना पड़ा? लोकपाल क्यों नहीं बनाया? इस पर जवाब दें मुझे। आलोक जी, देखिए बरखा जी, अब ये कहेंगे कि अब हर चीज जो है सरकार जो है कांग्रेस से पूछ के करेगी। आज अगर हम कोई कदम उठाते हैं, हम अरे जो वो है दो पद क्यों नहीं भरे कानून आपने लाते हैं 2019 से? तो ये कहते हैं कि भाई वो वाला कानून क्यों नहीं लाए? जब अरे हम तो कुछ नहीं कह रहे सर, हटाते हैं, काला कानून आप हटाते मेरे हैं, सवाल का उसके जवाब विरोध में ये दे खड़े दें हो कि जाते हैं। लोकपाल के तो 2 हम अगर पद कोई क्यों भी नहीं काम भरे गए जनता के आपसे? हित में करेंगे तो ये उस पर उंगली उठाएंगे, ये इनका काम नहीं तो है। सर, लोकपाल का जनता हित में नहीं है, गरीब कल्याण लोकपाल की के योजनाओं पद को जनता लेकर हित में नहीं के है। अपने नेता नरेंद्र मोदी के आप जवाब नेतृत्व दीजिए, में लोकपाल लगातार के जो है पद जन कल्याण जनता के हित काम में कर नहीं रही है है। क्या? हम पक्षपात नहीं करते हैं, हम सबका साथ सबका विकास के साथ काम करते हैं और हम न्याय के साथ देते हैं। हम जो दिख है गया जी, आपका बुरहान वानी विकास को दिख और गया। अफजल गुरु को जब ये आतंकवादी सिद्ध किया जाता है तो अरे कांग्रेस अभी की तरह अफजल रोना गुरु नहीं पे आ रोते गए हैं। आप। और जब आतंकवादी को मारा मेरा जाता है केवल तो एक सोनिया सवाल गांधी है। से आंसू जो है बहाती थी, ये कांग्रेस का चरित्र रहा है। भारतीय जनता पार्टी देश के हित में जो भी उचित निर्णय होगा समय समय पर लेती रहेगी और उसके लिए हमें किसी के सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। प्रेम कुमार जी, अभी इस मौजूदा परिप्रेक्ष्य में देखिए ये सवाल उठना लाजमी हो जाते हैं, क्योंकि जिन अहम फैसलों में यहाँ पर रिटायर्ड जज जो रहे वो शामिल रहे थे और इसी वजह से इस तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। इन बातों को लेकर सारे जो प्रश्न चिन्ह है वो खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं कि मुद्दा सिर्फ एक ही है, क्योंकि लोगों की आस्था पर जब यहाँ पर सवाल आ जाता है तो ये प्रश्न और बड़े हो जाते हैं कि अगर उन्हीं मुद्दों को लेकर फैसले सुनाए गए थे और उन्हीं का हिस्सा वो रहे थे तो सिर्फ इन्हीं चीजों को लेकर क्यों ये बातें उठती हैं? वो रिटायर्ड जज है इसलिए नहीं, वो इन फैसलों में शामिल थे इसीलिए ये सारे विवाद जो है वो खड़े विपक्ष की ओर से किए जा रहे हैं। जी बरखा जी, देखिए मर्यादा पुरुषोत्तम राम का मंदिर बन रहा है, तो उसमें अगर मर्यादाएं टूटती हुई दिखेंगी और उस पर कोई सवाल उठेगा तो ये श्री राम के हक में बोलने वाली बात है, हिंदुओं के हक में बोलने वाली बात है। मर्यादाएं तोड़ करके मंदिर अगर बनाए जाते हैं तो श्री राम का ये सम्मान नहीं है, उनका अपमान है। इस वजह से ये सवाल उठते रहे हैं। नहीं प्रेम जी, देखिए अगर कहीं कुछ उल्लंघन हो रहा हो तो समझ में आता ना। आप सोचिए यहाँ पर मर्यादा कैसे टूटती हुई नजर आती है आपको प्रेम जी। सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुनाया था ना, सरकार का तो फैसला था नहीं साहब ये। हाँ मैं बोलता हूँ, सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले तो आस्था के आधार पर, सबूत के आधार पर जो फैसले देने का धर्म होता है न्याय का, उससे ही वो पथभ्रष्ट हो गई। तो ये तो हमेशा सवाल उठेंगे ना कि सबूत के आधार पर जो फैसले होते हैं वह आस्था के आधार पर आपने फैसला दिया, तो ये तो सवाल उठेंगे ही। और जो जज थे 5 में से 3 जज को पोस्ट रिटायरमेंट उपकृत किया गया है राजनीतिक रूप से, तो सवाल तो उठेंगे ही। इसमें कौन कहता है कि सवाल नहीं उठेंगे? सवाल बन रहे हैं और मर्यादा पुरुषोत्तम राम की याद में उनकी मर्यादा की रक्षा का सवाल आज पैदा होगा। नहीं, देखिए एक सेकंड, मर्यादा पुरुषोत्तम राम की जब आप बात करते हैं ना तो उन्हीं मर्यादा पुरुषोत्तम राम के लिए इस राम मंदिर निर्माण का जो बाकायदा आदेश था सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिया गया था। प्रेम कुमार जी, ये सारी चीजें घुमाकर जब राजनीति के निचले स्तर पर ले जाई जाती है ना तभी सवाल उठते हैं। अवनीश जी आप जवाब देना चाह रहे हैं, बोलिए। ये बरखा जी, ये सबूत गैंग फिर आ गया। ये सबूत गैंग, अब तक तो मैं समझता था आर्मी से सर्जिकल स्ट्राइक की सबूत मांगता था, आज ये कह रहा है कि राम मंदिर के लिए सबूत चाहिए था कि वहां पे राम जी पैदा हुए थे, तो सबूत मिला नहीं तो ये मंदिर बनना गलत है वहां पर। ये सबूत गैंग की आदत है, ये सबूत गैंग की आदत है। एक बात, दूसरी बात बड़ी साफ सी है, लोकेश जिंदल कह रहे हैं उनको लोकपाल बना देते, ये बना देते, बाकी कुछ और किसी और पद पर बिठा देते, राज्यपाल क्यों बनाया? मैंने आपसे कहा कि आपने मुख्य चुनाव आयुक्त भी तो जस्टिस जैसा ही पद है। आपने एमएस गिल को मुख्य चुनाव आयुक्त से हटते ही आपने केंद्रीय मंत्री बना दिया था। तब आपने 72 के लिए कहा था, परिस्थितियां और थी, इंस्टीट्यूशन अपनी ले रहे थे जगह। ये तो आपने भी मनमोहन सिंह की सरकार में किया भाई साहब। राम सेतु को लेकर के वर्तमान मोदी सरकार ने जो सदन में बयान दिया है उसमें और कांग्रेस की सरकार में जो बयान दिया गया था, क्या फर्क है? को नहीं माना जा रहा है मोदी की सरकार में भी? बोलिए अपनी जेश जी। हाँ, अरे मैं तो बोलने को तैयार हूं।
अरे मैं राम मंदिर की बात कर रहा हूँ, अभी राम सेतु की बात नहीं कर रहा हूँ। अभी पहली बात तो सुन लीजिए। नंबर एक बात, राम सेतु का जो बयान दिया है, बात का जिक्र यहाँ पर किया है कि जब मुख्य चुनाव आयुक्त को केंद्रीय मंत्री जब बना दिया गया था, उस पर भी जवाब दे दीजिए आप। आपको सारे फैसले, चलिए अभी सरकार के आपको गलत समझ में आ रहे हैं, उसको लेकर क्या कहना है आपको? फिर वो किस तरह का फैसला था? फिर प्रेम जी, मैं कुछ कहना जी सवाल मुझसे है। हाँ जी आप ही से है, बताएं। देखिए, राम सेतु पर जो फैसला था, उसको लेकर पर बोल रही है, बताइए। मुझे सवाल सब समझ में नहीं आया, दोहराएं प्लीज। प्रेम कुमार जी, अवनिदेश जी ने जिस बात का जिक्र यहाँ पर जवाब देते हुए कहा है, उन्होंने बताया ना कि जो मुख्य चुनाव आयुक्त उस वक्त में थे, गिल साहब, जब वो रिटायर हुए तो उनको केंद्रीय मंत्री बना दिया जाता है। वो फैसला सही लगता है आपको? ये फैसले गलत लगते हैं जो अभी लिए जा रहे हैं? एक मैं इसका जवाब देना चाहूंगा। मैं आती हूँ आपके पास लोकेश जी, मैं थोड़ा जल्दी जवाब दीजिएगा प्रेम जी प्लीज। बरखा जी, मैं इसका जवाब दूं? बोलिए लोकेश जी, बोलिए। प्रेम जी तक शायद आवाज नहीं देखिए, पहुंच रही। सेंट्रल इलेक्शन कमीशन की जो पोजीशन है उसमें मैंडेटरी नहीं होता कि वे कोई जुडिशियल पोस्ट है। ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट के तहत मैं मानता हूं कि सेंट्रल इलेक्शन कमीशन का जो स्टेचर है और उनकी पर्क्स ऑफ प्रिविलेजेस है वो एक सुप्रीम कोर्ट जज के मुताबिक होती है, उसके इक्विवेलेंट होती है। लेकिन इसको आप जुडिशरी से कंपेयर नहीं कर सकते। और दूसरी बात पर, अगर आप प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम रेवड़ी की बात करते हैं कि जो वोटर हमें वोट देगा उसको रेवड़ी देंगे, तो ये तो प्रसाद हो गया ना। कि जो जज हमारे हक में फेवर देगा उसको हम पोस्ट देंगे, उसको हम पद देंगे, तो ये तो प्रसाद वाली बात होगी। आलोक जी बोलिए, क्योंकि समय की थोड़ी कमी है। विरोध करते हो, ब्यूरोक्रेसी में प्रमोट करते हो। देखिए, यह जो है अवस्थी जी ने जो सवाल उठाया एमएस गिल के ऊपर, ये उस पर जो है नाच के चले गए। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, जिसमें सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा था और सरकार कांग्रेस की थी, ये कोर्ट के पास क्यों ये कहते कि निर्णय जो है अभी ना लिया जाए, 9 महीने के बाद लिया जाए? आखिर क्या कारण है, क्या मजबूरी थी इनकी जो है 9 महीने बाद? क्योंकि इनको मालूम था किसी तरह से लटकाना, अटकाना और भटकाना कोर्ट में चलते रहे और श्री राम का मंदिर ना बनने पाए। इनके ही नेता ने कहा था कि अयोध्या में 72 कमरे थे उस महल के अंदर, इस कमरे में भगवान श्री राम जो है पैदा हुए थे। इसका क्या सबूत है? कि सबूत मांग रहे थे कि भगवान किस कमरे में पैदा हुए, वहां पर ये बताया जाए। ये बता रहे थे कि भगवान श्री राम काल्पनिक है। इनकार करे कि वो सबूत भी नहीं मांगती है, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक हो, एयर स्ट्राइक हो, राम मंदिर पर आया हुआ फैसला हो, बाकी चीजें हो, उसके बाद नियुक्तियां हो, उनको लेकर सवाल उठाना ठीक है, लाजमी है। लेकिन सारी चीजों को घुमा फिरा कर लोगों की आस्था से जोड़ देना, राम मंदिर के फैसले से, नोटबंदी के फैसले में समर्थन से जोड़ देना, इन बातों को लेकर जनता के मन में प्रश्न आना बहुत ज्यादा लाजमी हो जाता है और इसी वजह से ये पूरा का पूरा मुद्दा उठता हुआ नजर आता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे तमाम खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए।